सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 6 दिसंबर 2023 और हम देखने वाले हैं 5 दिसंबर और 6 दिसंबर का न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो डेली द हिंदू एनालिसिस का ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है साइक्लोन ट्रिगर्ड रेन ब्रिंग्स चेन्नई टू अ हॉल्ट। तो यहाँ पे आपको साइक्लोन्स के बारे में जानना है, कितने तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, डिफरेंस क्या होता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में। इसके लिए मैंने पूरा एक ग्राफिक यहाँ पे लगा दिया है। फ्रॉम द क्रेडिट गोज टू रजिस्ट्री, उन्होंने काफ़ी अच्छे ग्राफिक बना के रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन सर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड लो प्रेशर एरिया। तो ये साइक्लोन का एक डेफिनेशन हो गया। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो डायरेक्शन होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलता है। कितने तरीके के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और कंडीशंस क्या होने चाहिए फॉर्मेशन के लिए, सी टेम्परेचर का 27 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। और साइक्लोन्स के क्या डिफरेंट नेम्स हैं एरियाज़ में, जैसे कि टाइफून्स बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में, हरिकेन्स बोला जाता है, टॉर्नेडोज बोला जाता है, विली विली बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। तो ये किस रीजन में क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये कुछ इंडिया में साइक्लोन के बारे में। नॉमेनक्लेचर कौन करता है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा ग्राफिक्स था, इसमें आपको पूरा साइक्लोन के बारे में एक माइंड मैप के थ्रू आप याद कर लेंगे। सो आपको ये माइंड मैप समझ में आ रहा होगा। न्यूज़पेपर के साथ ये जो मैं आर्टिकल्स कनेक्ट करता हूँ, माइंड मैप्स लगाता हूँ, जिससे आपको बहुत इजी होगा। तो इसी बात पे इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जो भी इतना प्यार देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ZPM कंफर्टेबली विंस मिजोरम इन सिंगल पार्टी शो। तो एक्चुअली एक नई पार्टी आई है, ZPM जोरम पीपल्स मूवमेंट। वो 30 ईयर्स रूल ऑफ MNF एंड कांग्रेस को ख़त्म करके एक न्यू पार्टी, जो फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं उनकी एक पार्टी थी, जिन्होंने इस इलेक्शंस को जीता है। तो यहाँ पे एक क्या बताता है कि डेमोक्रेसी क्यों ग्रेट है, वाई डेमोक्रेसी इज ग्रेट, बिकॉज पावर कैन रीच टू नॉर्मल पीपल इवन विदाउट ओवरथ्रोइंग, ठीक है, बिना सत्ता को ओवरथ्रो किए बिना। जैसे कि क्या होता है, डिक्टेटरशिप में एक राजा आता है, एक मिलिट्री रूलर आता है, वो पिछले वाले को ओवरथ्रो कर देता है। यहाँ हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लोगों के साथ जुड़ के ये कारनामा कर सकते हैं। तो ये होता है ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब भी आप कोई ऐसे लिखेंगे, जब भी आप कोई एथिक्स में पेपर लिखेंगे, या इंडिया क्यों महान है, इस तरीके का कोई ऐसे आता है, तो वहाँ पे एक डेमोक्रेसी को आप क्रेडिट कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एथनिसिटी के बाद भी लोगों को डेमोक्रेसी में भरोसा है। तो होप इस आर्टिकल से क्या मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है विमेन इन डिफेंस फोर्सेस और नेवी ड्यूरिंग द छत्रपति शिवाजी महाराज। तो नेवी डे था, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि हम कैसे विमेंस का पार्टिसिपेशन आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आपको छत्रपति शिवाजी के महाराज के बारे में जानना चाहिए हिस्ट्री में। जब भी आप हिस्ट्री की पढ़ेंगे, मेडिवल प्लस मॉडर्न, तो इसमें शिवाजी के नेवल एक्सपेडिशन को जरूर पढ़िएगा, एक्सपेडिशन। तो ये एक टॉपिक अपने नोट्स में लिख लीजिए कि हमको रिवीजन किसका करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज नेवल एक्सपेडिशन, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन एक आ सकता है, प्रीलिम्स या मेंस दोनों में आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वेनेजुएला एक ऑयल रिच रीजन है, ऐसे क्वीबो, वहाँ पे रेफरेंडम करवा रहा है, ठीक है, ये जानने के लिए कि ये इस रीजन को क्या हमको वेनेजुएला के अंदर ले लेना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे एक प्लेसेस इन न्यूज़ करके टॉपिक होता है GS1 ज्योग्राफी में, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ऐसे जो 101
प्लेसेस इन न्यूज़ को एक जगह कंपाइल करके एक PDF में आपको सेंड करता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस भी ले सकता हूँ, क्योंकि 100 प्लेसेस पूरा रिसर्च मुझे करने में कम से कम 15 डेज लगेंगे। तो क्या राय है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ज़रूर बताइए। तो मैं कम से कम 101, और रीज़नेबल प्राइस रहेगा, इतना रहेगा कि सब लोग अफोर्ड कर लेंगे, कोई एक कॉफ़ी के प्राइस के बराबर रहेगा। सो डोंट वरी। तो आगे बढ़ते हैं। ये था एसेक्विबो प्लेसेस इन न्यूज़। कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला और गुआना के बीच में, ये यहाँ पे ये रीजन पे पाया जाता है, और एक ऑयल रिच रीजन है, ठीक है, रिसोर्स रिच नेशन है। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम है इसमें क्या कमियां हैं और क्या रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। कैसे अभी हमारा जो मोनोक्रॉपिंग पैटर्न है, इंटेंसिव फर्टिलाइज़र यूज़, कैसे ये हमारे लैंड और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है, और किस तरीके से हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं, किस तरीके से हम फार्मर्स को ट्रांजिशन कर सकते हैं। क्योंकि फार्मर को बोलेंगे कि आप ये नहीं ये उगाइए, और सिर्फ हम राइस और वीट ही खरीदेंगे, तो फार्मर ये कैसे करेगा। तो आपको कैसे ट्रांजिशन पे ले जाना है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट्स क्या हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर के, कौन से क्रॉप्स फेवर किए जा रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे इसको हेल्प कर सकता है। तो ये 3 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करके एक टॉपिक है GS3 एग्रीकल्चर के टॉपिक में, जहाँ पे ये आपको लिखना पड़ सकता है। तो इस आर्टिकल से आप पॉइंटर्स निकालेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये था 5 तारीख का न्यूज़पेपर। अब आगे बढ़ते हैं 6 तारीख को। तो अभी तक अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आखिरी तक देखिए, बिकॉज एक आप सुनते सुनते जो कमेंट्री है इसके जो सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें जाती हैं, तो जब भी आप रिवीजन करेंगे उसमें बहुत आसानी होगी। होप यू गेट इट। तो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अनाउंसेस रेवंत रेड्डी एज अ CM ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो यहाँ पे आपको ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं? आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167। पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस किए जाते हैं, जिनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर कुछ समय बाद चीफ मिनिस्टर अपने एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें वो लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज़ करने की किसकी गारंटी है? चीफ मिनिस्टर की। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? चीफ मिनिस्टर की। वो फिर गवर्नर को बताते हैं, और गवर्नर अंडर आर्टिकल 164 उनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 167, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो ऑन द हेड ऑफ स्टेट यानी गवर्नर के नाम पे होने चाहिए, और उसका कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर हमेशा गवर्नर के साथ करते हैं। तो आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167 ये इंपॉर्टेंट है। और पावर और फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट होते हैं। ही सेलेक्ट्स द मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कभी भी अगर रिमूव करना है किसी भी मिनिस्टर को तो वो चीफ मिनिस्टर बिना किसी से पूछे कर सकता है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर इज़ द मेन लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट कैबिनेट। तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन ग्लेशियर मीट। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसमें ये बताया है कि ग्लेशियर्स रैंक 1 मीटर अ ईयर इन अ डिकेड, ठीक है। तो हर 10 सालों में 1 मीटर का पर ईयर के हिसाब से ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं। और इसमें ये कुछ भी बताया गया है कि हमारा जो अर्ली वार्निंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुआ वो रोबस्ट हुआ है, हमारी ओजोन होल की रिकवरी देखने को मिली है, क्लाइमेट फाइनेंस हमारा डबल हुआ है, बट इसको 7 फोल्ड करने की ज़रूरत है, तभी हम जाके क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को रोक सकते हैं। और 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर 21st सेंचुरी तक 2100 तक जो रोकने का हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और हीट वेव्स एक नए तरीके की कैजुअलिटीज़ को ला रहे हैं। हीट वेव से ज़्यादा अब लोग मर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, और जिस वजह से हीट वेव्स के खतरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा है ग्लोबल स्टॉक टेक। ये COP28 में डिस्कस किया जा रहा है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि कैसे हम एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज को बढ़ा सकते हैं। एक फेजिंग आउट ऑफ कोल की बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो फेज डाउन के तरफ हैं, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि अगर हम फेज आउट कर देंगे तो हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमको चाहिए वो कोल एक बहुत अच्छा स्टेबल सोर्स है। सस्टेनेबल तो नहीं बोलेंगे, स्टेबल सोर्स है। तो अभी कुछ कंट्रीज उसको गिव अप नहीं करना चाहती, इसलिए हम फेज आउट की तरफ ना जाके फेज डाउन की तरफ जा रहे हैं। क्या? फेज डाउन यानी कम करना है, और हमको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के शेयर को इंक्रीज करना है। तो इस आर्टिकल में यही है, ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। ये बताया गया है कि प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट रेडी किया गया है इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी किस के अंदर आता है। UNEP के आता है, UNDP के आता है, UNFCCC के अंदर आता है, और ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ काम कर रहे हैं जिसमें प्लास्टिक को कम करने की बातें की गई हैं। अब एक बासल कन्वेंशन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये इन्वायरमेंट का सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो बासल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, ये जितने भी कन्वेंशन हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा ये है, बस इसमें ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं, केवल इसी के बारे में है कि एक ड्राफ्ट रेडी किया जा रहा है जहाँ पे ये डिस्कस किया जाएगा कि प्लास्टिक को कैसे कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है पूरी दुनिया से। और इसका सबसे अच्छा वोकल एग्जाम्पल है अफ्रीकन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ने ये बताया है कि वॉइसेस ऑफ रैग पिकर्स, वेस्ट पिकर्स एंड इंडिजिनस पीपल, और इनको किस तरीके से ह्यूमन राइट्स और पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से कनेक्ट किया है। तो उनके वॉइस के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ को और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को सलाम। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GPS के बारे में है। GPS होता क्या है, ये काम किस प्रिंसिपल पे करता है और कैसे वर्क करता है। तो GPS एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे हम बहुत सारे सेक्टर्स में एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सर्वे, लॉजिस्टिक्स, सर्च एंड रेस्क्यू, एयर ट्रैवल, मीटीरियोलॉजी, सेस्मोलॉजी और मिलिट्री ऑपरेशंस में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। किस प्रिंसिपल पे चलता है ये? तो ये चलता है रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल द रेडियो वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, इसको याद रखने की ज़रूरत है। इंडिया का अपना एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, इसका नाम है नाविक। और कुछ और जो देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और UK, इनके पास भी है। रशिया का जो ग्लासनोस है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और चाइना का बाइडू है। ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया को कवर करते हैं, और बाकी सब रीजनल हैं। ये मैंने जूम आर्टिकल भी दे दिया है आपको, पढ़ने के लिए ईजी होगा। और एक 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, ये कौन कौन से कंट्री हैं जिनके पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी दे दिया गया, यानी अब नया एडिशन ऑस्ट्रेलिया भी हो गया है। तो जापान इसका करेक्ट आंसर था, और ये इसके बारे में दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखा है। GPS किस देश का है, ग्लासनोस किस देश का है, ग्लोनास किस देश का है। GPS इज फ्रॉम USA, ग्लोनास फ्रॉम रशिया, गैलीलियो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, बाइडू फ्रॉम चाइना एंड नाविक फ्रॉम इंडिया एंड QZSS फ्रॉम जापान। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में हेल्प मिलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तब तक आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, इसमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, ये ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था 5 और 6 दिसंबर का न्यूज़पेपर आर्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।